श्री लालजी टंडन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद इस बजट को अगर यथास्थितिवादी नहीं बल्कि प्रतिगामी कहूं तो मेरी दृष्टि में यह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं इसमें विकास की दूर दूर तक संभावनाएं दिखाई नहीं देती। बजट किसी आर्थिक दर्शन के ऊपर होता है और इसमें एक कंफ्यूजन है हमारे वित्त मंत्री जी को। कभी कौटिल्य का नाम लेके मैकियावेली की राजनीति करते हैं, कभी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर देते हैं। अब ये उस समय ये भूल जाते हैं कि इंद्र एक ऐसा देवता है कि जिसका सिंहासन हिलता रहता है और वो जो कुछ करता है अपने सिंहासन को बचाने के लिए। यानी ये सही बात है कि आज जो सरकार हिल रही है उस सरकार को कैसे बचाया रखा जाए, ये बजट उसके लिए है। ये बजट आम आदमी के लिए है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। मानवर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। श्रीमान, मैं ये जनता के बीच से आता हूं, जनता की समस्याओं को आंखों से देखा, जो अनुभव करता हूं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, वो मैं बताना चाहता हूं। और मैं देख रहा हूं कि कोई इसका क्रियान्वयन का या अपनी रास्ते में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने की इच्छा शक्ति है ही नहीं, तो उस पर जो भी मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड की बात बन जाएगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होगा। मानवर, हमारे संतों ने बड़ा एक आर्थिक दर्शन भी दिया है। ये विद्वानों की सरकार है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री हैं, उपाध्यक्ष, यानी जितने आप नीति निर्माता कहे जाएंगे सब अर्थशास्त्री हैं। और अर्थशास्त्री आंकड़ों में सबको ऐसा घुमाए रखे हैं कि जिसका अर्थ यहां बैठे हुए हम सब नहीं समझ पाते। उसका अर्थ वो आम आदमी क्या समझेगा कि उसके लिए इस बजट में क्या है। इसलिए आम आदमी के लिए यहां बेपढ़े लिखे लोगों ने रास्ता दिखाया है। और एक संत हुआ है कबीर। मैं आंकड़ों के बारे में कह रहा हूं कि वो कहता है कि तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। ये एक दर्शन है कि आंकड़े जो हैं ये असलियत नहीं है। जो आंखों से देखकर, जो उनकी पीड़ा को देखकर जो आपके सामने रखा जाएगा वो असलियत है। उस असलियत की तरफ जाने की कोशिश करिए। गुरु नानक देव ने कहा था, एक बड़ा साधारण सी बात अगर हम उसको कोई गाइडलाइन माने तो हमारी अर्थनीति सुधर जाएगी। व्यक्ति की न्यूनतम जरूरत के बारे में उन्होंने कहा था। ईश्वर से प्रार्थना की कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके अतिथि न भूखा जाए। एक पूरा आर्थिक दर्शन है कि व्यक्ति को इतनी जरूरत पूरी करिए, चाहे वो ईश्वर करता है, ईश्वर के रूप में सरकार है, राजा होता है, तो आप उस जरूरत को पूरा करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, उसका परिवार, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें। और अगर उसके वहां कोई आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। ये जिस दिन ये समाज में हम अवधारणा को लागू कर देंगे, मैं समझता हूं कि आर्थिक विषमता का अंत हो जाएगा। ये भूख से खुदकशी करते हुए लोगों का नाम नजर नहीं आएगा। आज यहां मानवर मैं तीन बातें समझता हूं कि आजादी के बाद एक बड़ी उपलब्धि इस देश की है। इसको यह ना समझा जाए कि मैं किसी सरकार से जोड़ के कह रहा हूं।
लेकिन जो सारी दुनिया मानती है, जो सारा देश मानता है, जो आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और वो कि एक संचार क्रांति। दूसरा, आणविक शक्ति का उदय, और तीसरा, राजमार्गों का निर्माण। ये तीन बड़ी उपलब्धियां थी जो इसके पहले नहीं हुई। इनकी क्या दशा इस बजट में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे मंत्री थे राजमार्ग बनाने वाले, पहले वो कहते थे कि 25 किलोमीटर रोज सड़कें बनेंगी। 20 किलोमीटर 20। क्या आप, मैं इसका उत्तर आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप ही बता दें कि औसत क्या आ रहा है जी? 6। अब आप बताइए कि इसमें कहीं इस बजट में उस घोषणा का इससे कोई संबंध बनता है? कहीं उसके लिए कोई लक्ष्य रखा गया है? सारी विकास योजनाओं में 15 से लेकर 35% तक की विभिन्न योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है इन्फ्लेशन के कारण, और कई योजनाओं में उससे ज्यादा इन्फ्लेशन के कारण मूल्य वृद्धि हो गई। यानी जो 3 साल पहले काम होने थे, इतनी रकम बढ़ाने के बाद भी वो वही की वही रहेंगे, उसमें कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी, उसके लिए कोई संसाधन नहीं होंगे। हमारी कर नीति क्या हो रही है हम देख रहे हैं। आज बड़े चौंकाने वाली बात है कि आयकर में पिछले साल की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो आम आदमी को छूट दी गई है उसमें वित्त मंत्री जी बड़े शान से कह रहे थे कि 2400 रुपए साल में उसको लाभ होगा। जिस परिवार के ऊपर 24,000 की महंगाई की मार पड़ी, उसे आप 2400 रुपए की राहत दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। मेरा अनुभव है कि अगर कर की दरें कम हो, अगर ये किसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो आज ये इनकम टैक्स इससे कहीं ज्यादा, जो आज सर्वोच्च स्तर पर है, वो उससे कहीं ज्यादा और हो सकता है। लेकिन आपको तो ये सब दिखाई नहीं देगा। आप लोग तो उस सुख को देख रहे हैं। आज मैंने देखा कि पैदा होने वाले बच्चे के इस्तेमाल की चीजों को उत्पाद कर में जोड़ दिया गया। अरे मैं देखकर हैरान हूं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाओं के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया गया। आज मैंने देखा कि जिस देश में कृषि का अभिन्न अंग है गाय, हम गौ हत्या का विरोध करते हैं तो यहां बैठे हुए चश्मों को कहीं उसमें कोई रंग दिखने लगता है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन गाय समाप्त हो जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे। कृषि उसके बिना नहीं चल सकती। कृषि को सुधार के लिए आप शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैंने जब ये पढ़ा कि बजाय कोई इस उपाय के कि वो कैसे गौ हत्या रुके, कैसे वो आर्थिक बने, कि वो हमारी कृषि के काम में आए, बजाय उसके गोबर और उससे जो जैविक खाद बनेगी उस पर उत्पाद कर लगेगा। अरे शर्म में है, शर्म आना चाहिए। आदमियों को तो जाने दो, पशुओं को, हम शेर को बचाने के लिए, हम उल्लुओं को बचाने के लिए, हम जानवरों को बचाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। हजारों एकड़, हजारों मील जंगल उनके लिए बना रहे हैं, और फिर भी वो घटते जा रहे हैं। कल यही स्थिति आएगी गाय के लिए। जिस दिन ये गाय की स्थिति होगी, वही उस दिन इंसानों की भी वही हालत होगी। कल की तरफ देखिए, ये पशुधन जो है ये राष्ट्रीय संपदा है, जो विदेशों में जाकर लोगों के खाने के काम आ रही है। इसको सीमा किसी कर के दायरे में नहीं लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। आचार्य विनोबा भावे
गांधी जी के बाद वही नाम था। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने आग्रह किया कि गोवध पर कानून बनाइए, उन्होंने नहीं बनाया। विनोबा भावे ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उस संत ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इसलिए कि गौ की रक्षा आजादी के वक्त में कांग्रेस के एजेंडा में थी, गांधी जी का स्लोगन था। आज जिस रफ्तार से कट रही है, मैं समझता हूं कि आप दूर वो दिन नहीं है कि जिस दिन आज गाय का मांस निर्यात हो रहा है, कल मनुष्यों का मांस निर्यात होगा। अगर स्वाद के आधार के ऊपर मांस खाने के लिए हमारे पशुधन जा सकता है तो मानव धन क्यों नहीं जा सकता? जाएगा, ये दिन आएगा। आप किधर ले जा रहे हैं समाज को, ये बजट आपका बजट बता रहा है। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले आ चुके हैं। हम हर बार में सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रद्दी के टोकरी में डाल दिए जाते हैं। माननीय, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि सदस्य भी और आपके दल से बोलने वाले हैं, तो उनका नाम क्या? हमारी आर्थिक माननीय, हमसे पहले एक माननीय सदस्यता बोलने वाली थी, मेरे कारण उन्होंने अपना यहाँ टेबल ले कर दिया कि वो समय आपके दल के आपके बाद भी बहुत लोग हैं। माननीय, मैं मुझसे प्रार्थना कर लूंगा, आप अपनी कृपा कर दें। हम माननीय विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं। विदेशी सहायता पिछले साल 22,264 करोड़ थी, इस बार 14,500 करोड़ हमें मिलेगी। दुनिया में हमारी बड़ी धाक बन रही है, हम बड़े मालदार हो रहे हैं और हमें कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। अगर स्वाद के आधार के ऊपर मांस खाने के लिए हमारे पशुधन जा सकता है तो मानव धन क्यों नहीं जा सकता? जाएगा, ये दिन आएगा। आप किधर ले जा रहे हैं समाज को, ये बजट आपका बजट बता रहा है। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले आ चुके हैं। हम हर बार में सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रद्दी के टोकरी में डाल दिए जाते हैं। माननीय, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि सदस्य भी और आपके दल से बोलने वाले हैं, तो उनका नाम क्या? हमारी आर्थिक माननीय, हमसे पहले एक माननीय सदस्यता बोलने वाली थी, मेरे कारण उन्होंने अपना यहाँ टेबल ले कर दिया कि वो समय आपके दल के आपके बाद भी बहुत लोग हैं। माननीय, मैं मुझसे प्रार्थना कर लूंगा, आप अपनी कृपा कर दें। हम माननीय विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं। विदेशी सहायता पिछले साल 22,264 करोड़ थी, इस बार 14,500 करोड़ हमें मिलेगी। दुनिया में हमारी बड़ी धाक बन रही है, हम बड़े मालदार हो रहे हैं और हमें कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर भी हमारी जो परंपरागत आर्थिक नीति है वही काम आ रही है। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि लघु बचत से पिछले 17,781 करोड़ रुपए आए थे और इस बार 24,182 का लक्ष्य। अगर हम इसमें थोड़ा सा कर नीति से जोड़ दें तो अपार धन आ जाएगा जो विकास के कामों में लगेगा। हमें विदेशों की ये सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दूसरों को सहायता देने की स्थिति पहुंच जाएगी। कहीं हम सुधार की दिशा देखते नहीं, कहीं पर हमने इसमें किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। मानभर
Mr. Tandon, I think, कृषि please. विकास के लिए मान्यवर हर बार एक दो नई संस्थाएं बन जाती हैं। किसान के नाम पर जो पैसा जा रहा है उसमें हर बार एक बिचौलिए को पैदा कर दिया जाता है। एक ही काम के लिए कितनी एजेंसी काम कर रही है। एग्रीकल्चर मिशन, हार्टी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज और कितनी संस्थाएं। ये सब मिडिल मैन ये किसान तक पहुंचते पहुंचते आप अपने नेता राजीव गांधी को याद करिए कि कब उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जाता है तो 18 पैसे जमीन पर लगते हैं, 16 पैसे। आज अगर आप देखें तो वो भी नहीं लग रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप बिना सोचे विचारे योजनाएं लगा देते हैं। ये अनप्रोडक्टिव कामों में जो पैसा खर्च हो जाता है उसका परिणाम है कि हमें जिस तेजी के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रही। आप कितना ही अपनी पीठ ठोक लें, लेकिन 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 सैकड़ा, 200, 500 अरबपति बन जाने से 125 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। ये 125 करोड़ लोगों के बारे में जिसमें चिंतन न हो उस बजट के बारे में हम क्या कहेंगे। कोई योजना ऐसी दिखाई दे, यंगिस्तान, यूथ इंडिया, युवा भारत, इतने शोर मच रहा है कि मानो सारा कुछ यहां युवाओं के लिए हो रहा है। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? माननीय वित्त मंत्री जी जरा आप सुनिए, वरना मैं एक शेर सुना दूंगा कि एक शायर ने कहा है कि मैं अंधों की बस्ती में आईना बांटता हूं, कि जो देख नहीं सकते उनको आईना दिखा रहा हूं। तो मेरी स्थिति वो न बनाइए, आप कृपा करके सुनिए। अभी बरेली में घटना हुई, 200 पद और 3.5 लाख बेकार जब वहां पर पहुंचे हैं इंटरव्यू के लिए, कितने लोग पुलिस की लाठी से घायल होकर पड़े हैं, कितने लोग ट्रेन से गिरकर कट के मर गए, कितने लोग जो है वो आपस में स्टैम्पीड में कुचल के मर गए। और ये बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में है। शिक्षा की दुकानें, आप शिक्षा का विकास कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा का उद्योग बड़े तेजी से बढ़ रहा है। घर बेच के लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उनमें भी ये दिखाई देने लगा, पहले ये उम्मीद थी कि ये व्यावसायिक शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं उनको रोजगार निश्चित मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास अक्सर ऐसे नौजवान आते हैं जो MBBA हैं, कितना पैसा उनके ऊपर खर्च हुआ होगा, कहते हैं कि 5,000 की नौकरी दिला दीजिए। लेकिन आपको उस मेधा की चिंता नहीं है। गांव में एक तालाब से मिट्टी खोदिए और दूसरी जगह डाल दीजिए। Honorable member, no, please wind up. Others are also waiting. मैं समाप्त कर, Just 2 minutes, please sum up. तो अगर युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप बताएं? इनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा उपाय बजट में बताया गया? ये महिला वर्ष है। आपने तोहफा दे दिया कि जो महिलाओं को इनकम टैक्स में 40,000 की ज्यादा छूट थी वो खत्म कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। महिलाओं को कभी अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने कभी कुछ किया नहीं, आज भी कुछ नहीं करना चाहते। ये प्रमाण है। युवाओं की यह हालत हो गई, किसान की यह हालत हो गई, महिला की यह हालत हो गई, कौन बचा? क्या हमारे लिए वो चंद पूंजीपति, उद्योगपति, सारा देश, सारी अर्थव्यवस्था, सारा बजट, सारी सरकार उतने से परिक्रमा करेगी? हमें कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को जगाना होगा कि हमारी जिम्मेदारी 125 करोड़ लोगों के लिए है, 125 लोगों के लिए नहीं है। और ये इस बजट में कहीं दिखता नहीं है। मन में बहुत मैं तैयारी से आया था कि आज मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आप अगर समय दें तो मैं कुछ और कहूं न खत्म करूं। You have made enough
finance minister is thinking how to reply. You please go wind up now. तो मनोहर ये सारे स्लोगन बन के रह गए हैं। महिला उत्थान, हर चीज का इलाज ढूंढ लेते हैं। आरक्षण, आरक्षण किसको किसको मिलेगा? जिस कमेटी ने उसको आरक्षण के लिए कह दिया, उस कमेटी ने उसको आरक्षण दे दिया। आज सारा रेल मार्ग जाम पड़ा हुआ है। आरक्षण, अब आप आज्ञा नहीं देते हैं तो आपकी बात आज्ञा शिरोधारण करके अपनी बात समाप्त करता हूं। Mr. Vijay Baguna. धन्यवाद सभापति महोदय, क्या आपने मुझे बजट 2011-12 पे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं टंडन जी का बड़ा सम्मान करता हूं।